नमस्कार, एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है बदनसीब। तो कहानी शुरू करते हैं। संध्या अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वह पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमज़ोर थी, साथ ही साथ उसका रंग सांवला था, चेहरा इतना ज़्यादा खास नहीं था, नाक नक्शा एक बिलो एवरेज, और जो रही सही कसर रह गई थी वो उसके दांतों ने पूरी कर दी थी। उसके दांत भी कुछ टेढ़े मेढ़े थे। इन सब की वजह से संध्या एक आम इंसान से थोड़ा सा कमतर लगती थी, जिसकी वजह से जब वह स्कूल गई तो उसको उसके बच्चे चिढ़ाते थे। मोहल्ले में उसके साथ खेलने वाले लोग उससे दूर चले जाते थे, और जो बड़े लोग थे वो भी उसको कहीं ना कहीं जब देखते थे तो संध्या को तिरस्कार भरी नज़रों का एहसास हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद संध्या की माँ उसको हमेशा सहयोग करती थी, उसके साथ रहती थी, उसको समझाती बुझाती थी। जब भी संध्या का मन कमज़ोर हो जाता, वह रोने लगती, इन सब को देखते हुए तो वह उसे पुचकारती, प्यार से बोलती कि तू क्यों अपना दिल छोटा करती है, कोई तुझसे क्या कह रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो अपने में खुश रहे। इन सब बातों को सुन के संध्या का अपनी माँ के प्रति लगाव तो बड़ा ही था, साथ ही उसे जो धीरे धीरे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे भी लड़ने में मदद मिली। संध्या जब घर पर रहती थी तो उसके पापा भी उससे गुस्सा कर देते थे। वो भी उससे कभी कभी गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे। कभी कभी वो ये कह देते कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो कि तुम्हें मैं खिलाऊं, तुम्हारे साथ मैं रहूं, और काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे, जिससे संध्या को मन ही मन बुरा भी लगता था। लेकिन फिर अपने माँ के पास जाके वो सारे गम भूल जाती थी, माँ के साथ रहती, उनके साथ उनके कामों में हाथ बटाती। संध्या पढ़ भी रही थी लेकिन पढ़ाई में मन कम लगता था, और जितना मन लगता भी था तो उसके सहपाठी उसमें उसी खिंचाई कर देते थे, जिससे कहीं ना कहीं उसे तकलीफ़ होती थी। इन सब के चलते संध्या का मन कहीं ना कहीं खाना बनाने में लगने लगा था, क्योंकि उसमें वह अकेले सारा काम कर लेती थी। कुकिंग सीखना उसकी एक हॉबी हो गई थी, और जब वह खाना बनाती थी तो अब वह खाना इतना अच्छा बनाती थी कि उसके हाथों से बने हुए खाने का स्वाद हर किसी को बहुत लगने लगा था। धीमे धीमे संध्या ने अपना जो बाकी समय होता था उसको वह टेलीविज़न में आने वाले शोज़, रेडियो पे आने वाले कुकिंग शोज़, और अखबारों में जो नई नई रेसिपीज़ आती हैं उनको बनाने में लगाने लगी। धीमे धीमे कहानी ऐसे बढ़ गई कि संध्या के हाथों का खाना मोहल्ले के सभी लोगों ने चख लिया, और जो उसके चेहरे की तारीफ़ नहीं करते थे उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकते थे। अब जब मोहल्ले वालों को यह सब पता चल गया था तो अब कोई भी नई रेसिपी बनानी होती थी तो मोहल्ले की जितनी भी महिलाएं थीं वो सब संध्या के पास आती थी। कुछ नया करना है, कुछ खाने में कुछ नया रंग देना है, या कुछ नया स्वाद लेके आना है, तो वो संध्या से पूछा जाता था। संध्या को इन सब को बताने में अच्छा लगता था, क्योंकि अब तक उसे जितनी भी ज़िल्लत भरी चीज़ें सुननी पड़ी थी वह सबसे दूर होकर उसे ये लग रहा था कि चलो ठीक है, मैं किसी क्षेत्र में तो कुछ अच्छा कर रही हूँ। यही सब चलता रहा। इसी बीच संध्या के रिश्ते आने प्रारंभ हो गए। अब लड़के वाले जब आते थे तो संध्या को देखते और फिर अपना मन बहुत खट्टा करके चले जाते थे। कई बार वह संध्या को भी, लड़का जो मिलने आता था वह संध्या से भी कुछ उल्टा बोल जाता था। इन सब से संध्या का मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता था। लेकिन जब संध्या ने एक बार माँ से बात की कि क्या माँ शादी करना ज़रूरी है, तो माँ उसे बहुत प्यार से समझाती हैं कि बेटा तुम कब तक हमारे साथ रहोगी, और हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कोई ना कोई जीवन साथी तो होना चाहिए। संध्या उनकी माँ को संध्या माँ से कहती कि माँ, जब लड़के वाले मुझसे भला बुरा कह जाते हैं, मेरे चेहरे को देखकर ऐसा बोलते हैं, तो मैं किसी के साथ कैसे सुखी रह सकती हूँ। तब माँ उसे समझाती कि बेटा कोई ना कोई तो तुम्हारा जीवन साथी जरूर बनेगा, तुम निराश मत हो, हताश मत हो। संध्या इन सारी बातों को सुन के अपने मन को थोड़ा सा मजबूत कर लेती। लेकिन पापा का रवैया अक्सर ख़राब रहता था, क्योंकि रिश्ता नहीं बन पा रहा था। ये सारी बातें चलती रहीं। एक दिन संध्या के लिए एक रिश्ता आया, अगले दिन उसको लड़के वालों को उसके घर आना था। संध्या को जब यह बात चली तो संध्या का मन ख़राब हो गया, क्योंकि संध्या यह चाहती थी कि कम से कम उसे तो ये बात पता नहीं चाहिए कि कल लड़के वाले आ रहे हैं देखने।
अगला दिन होता है। संध्या सुबह सुबह ही अपने नए कपड़े पहनकर कहीं घर से निकल जाती है। माँ उसे निकलते हुए देख लेती है, लेकिन उसको लगा कि संध्या भी कहीं बाहर जा रही है, आ जाएगी, लेकिन संध्या लौटती नहीं है। इतने में लड़के वालों का आना होता है। अब उनके बीच में जब बातचीत चलती है, पता चला कि संध्या नहीं है, और संध्या को जब कांटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, संध्या का नंबर बंद हो गया था। अब माँ यहाँ परेशान भी थी, चिंतित भी थी, और लड़के वालों को ये लगा कहीं कोई ना कोई बात हो। तो अब लड़के वाले संध्या के माँ बाप से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर माँ को नाराज़गी होती है कि संध्या बिना बताए कहाँ चली गई। अब पापा का जो पारा था वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। वह संध्या की माँ पर सारा गुस्सा निकाल कर कहते हैं, मैंने तो कहा ही था वो लड़की मनहूस है, तुम ही उसका साथ देती हो, उसका हौसला अफजाई करती हो। आज देख लिया नतीजा कि लड़के वाले आए और ये घर से ही चली गई। अरे क्या होता, वो मना ही तो कर देते, लेकिन कम से कम लड़की तो दिख जाती, क्या पता वो हाँ कर देते, क्या पता उसको पसंद आ जाती तब। अब पापा अपना गुस्सा निकाल चुके थे। संध्या के पता ना चलने पे, उसके फ़ोन ना उठाने पे माँ चिंतित थी ही। सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब उनको भी गुस्सा आने लगा कि संध्या ने हर बार मैंने उसको समझाया, लेकिन इस बार मेरी बात भी ना सुनी, लड़के वालों के आने के पहले ही ये चली गई। शाम हो जाती है। अब तक माँ का गुस्सा जो था वो और बढ़ गया। शाम के समय संध्या जब घर आती है तो अपने हाथ में वह 2 कागज़ लिए थी, एक चेक और एक कागज़। वह दोनों आते ही माँ के पास आकर बोलती है कि माँ। जैसे ही उसके मुंह से माँ शब्द निकला, माँ पीछे मुड़कर देखती है और बिना कुछ कहे, बिना संध्या से कुछ पूछे तुरंत बोल पड़ती है, कहाँ थी तू, पूरे दिन भर कहाँ गायब रही, तेरे वजह से पापा ने आज मुझसे कितना गुस्सा किया, लड़के वाले आए और वह हम लोगों को काफ़ी कुछ सुनाकर चले गए, और तू है कि कुछ बताकर नहीं गई, तेरा फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब संध्या को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि माँ ने आते ही साथ बिना कुछ पूछे पूरे दिन से मैं नहीं हूँ, ये नहीं पूछा कहाँ गई थी, क्या किया, कि गुस्सा होने लगी। इतने में माँ और बोल पड़ती हैं कि पूरा मोहल्ला, तेरे पिता सब कहते हैं कि तू मनहूस है, केवल मैं ही तेरा साइड लेती थी, हर बार तेरा पक्ष लेती थी, लेकिन आज तो मुझे भी लगने लगा है कि तू वाकई में मनहूस है, जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ सहा। उसने ऐसे वक्त में जहाँ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुमने मेरा मान नहीं रखा। संध्या ये सब सुन के एकदम से स्तब्ध रह गई, जब उसे अपनी माँ के मुंह से सुनना पड़ा कि मैं मनहूस हूँ। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, वो खड़ी थी और बस रो रही थी। इसके बाद वह माँ से पूछती है, माँ क्या सच में मैं मनहूस हूँ? माँ, जो कि उसकी तरफ पीठ दिए खड़ी थी, वह बिना देखे बोलती है, हाँ तुम मनहूस हो। संध्या कहती है, माँ क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो माँ बिना कुछ देखे कहती हैं, हाँ तुम चली जाओ इस हमारी ज़िंदगी से। और बस संध्या को ये बात बहुत लग जाती है। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चढ़ के अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है और उसका गेट लगा लेती है। माँ को गेट लगने की आवाज़ तो आई थी, लेकिन माँ गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। लेकिन जब 3-4 मिनट बीत गए, तब माँ को लगा कि आखिर है तो मेरी ही बेटी। वापस जाती हैं उसको देखने, सीढ़ियाँ चढ़ के। अंदर से गेट बंद था। माँ तुरंत पिताजी को बुलाती हैं, दोनों गेट खोलने का प्रयास करते हैं। जब वो गेट नहीं खुलता तो उसे तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि संध्या ने अपने ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाया था और वह पंखे से लटक रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे माँ और उनके पिताजी दोनों उतार लेते हैं। संध्या बेहोश हो चुकी थी। अब माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और उसे उठाने का प्रयास कर रही थी। पिताजी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते हैं, उसे देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये ठीक है, लेकिन हाँ अगर थोड़ी देर हो जाती तो संध्या ना बच पाती। अब डॉक्टर उसे 1-2 इंजेक्शन लगा के दवाई दे के चले जाते हैं और कहते हैं कि संध्या को आराम करने दीजिए। तभी माँ अपने बिस्तर के पास पड़े एक लेटर को पढ़ती है, जिसको संध्या ने कमरे पर ऊपर आकर लिखा था कि मैं जानती हूँ माँ, पिताजी और बाकी लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं रही, क्योंकि तुमने मुझे शुरुआत से ही हमेशा साथ में रखा है, हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मेरा हौसला कम हुआ है तब आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, और आपके इसी हौसला अफजाई के कारण आज मैं एक फूड कंपटीशन में गई थी, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर हो रहा था, और आज मैं उसमें विनर रही हूँ। और विनर होने के कारण मुझे आज 5 लाख का चेक मिला है,
जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, और साथ ही साथ जो उसके जज थे उन्होंने मुझे एक भारत के बेहतरीन होटल में बतौर शेफ़ भी नियुक्त किया था, और उसी का मैं एक लेटर लेकर आई थी। ये दोनों लेटर मैं आपके पास दिखाने आई थी कि अब तक जो लड़की बदनसीब थी, जो मनहूस थी, वो आज किसी काबिल बन गई है माँ। लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं अपने बाबूजी से नाराज़ हूँ, क्योंकि बाबूजी भले ही मुझे काफ़ी बुरा भला कहते हैं, लेकिन त्योहारों पे मिठाइयाँ लाना, नए कपड़े दिलाना और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना उन्होंने बखूबी किया है। इसलिए मेरी आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। ये हो सकता है कि आप अगले जन्म में मुझे अपनी बेटी के तौर पर ना मांगें, लेकिन मैं हर जन्म में आपको ही अपने माँ बाप के तौर पर मानती हूँ, और आप लोगों को ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे माँ बाप बने। अब जब ये चिट्ठी उनकी माँ और पिताजी दोनों पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और जिस लड़की को वो दोनों मनहूस बता रहे थे, आज उसने काबिल बनकर दिखा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं तक। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।